हेलो व्यूअर्स। आज हम अपनी क्लास 6 की ज्योग्राफी का पहला चैप्टर हम करेंगे आज। और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, क्योंकि एनसीईआरटी हमेशा से ही अपने आप में इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो या क्लासरूम लेवल के हिसाब से हो। तो बेसिकली एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चंस होते हैं। तो आज जो है हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का जो है हम पहला चैप्टर करेंगे, द अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, यानी कि जो पृथ्वी है हमारे सौरमंडल में, उसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें शुरुआत होती है कि हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। कितना अच्छा लगता है ना जब हम सनसेट के बाद में आसमान को देखते हैं, और अगर हम नोटिस करेंगे तो वहाँ पर हमें वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग दिखेंगी स्काई में, यानी कि छोटे छोटे हमें चमकते हुए कुछ डॉट्स दिखाई देंगे अगर हम नोटिस करेंगे ध्यान से। तो ये जो है वो कभी कभार हमें इंक्रीजिंग ही हमें दिखते हैं, मतलब हमें इनकी संख्या हमेशा ज़्यादा ही दिखती है। जब हम आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें पहले शुरुआत में एक या दो डॉट्स हमें नज़र आएंगे, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे, और अंधेरा सा होता जाएगा। तो हम इन्हें काउंट तो कर नहीं सकते। तो पूरा स्काई जो होता है वो हमारा टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट से जो है बिल्कुल भरा हुआ होता है। जब हम देखेंगे बिल्कुल हमें एक क्लियर स्काई देखने को मिलेगा, तो बहुत ही हमें वहाँ पर ब्राइट और कुछ हमें डिम टाइप के डॉट्स हमें नज़र आएंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके से डायमंड जैसे लगते हैं, जैसे हीरा होता है चमकता हुआ, जब उस पर रोशनी पड़ती है तो आप देखते हैं ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, टिमटिमाते हैं। तो दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वो टिमटिमाते हुए हमें नज़र आएंगे। लेकिन अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो हम कुछ नोटिस करेंगे, और वो हम नोटिस करेंगे कि उनमें से कुछ जो है वो ट्विंकल करते भी नहीं, कुछ टिमटिमाते नहीं हैं, कुछ एकदम फिक्स रहते हैं, उनमें किसी तरह का कोई टिमटिमाहट नहीं होती है। तो वो सिंपली जो होते हैं वो ग्लो करते हैं। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, यानी उनमें कोई फ्लिकर नहीं होती। जैसे कि हम अगर हम मून को देखेंगे तो वो हमें चमचमाता हुआ दिखता है, लेकिन उसमें हमें कुछ ऐसी टिमटिमाहट नहीं दिखती कि वो कभी टिमटिमा रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा हमें उसमें कुछ चमक उसकी हमें नहीं दिखती। हमें चमक दिखती है वो बिल्कुल साफ। हमें आसमान में देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ मून दिखेगा, एक स्पीयर हमें दिखाई देगा, और हमें वो बड़ा दिखाई देगा। ठीक है। आगे कह रहे हैं कि अलॉन्ग विद दीज ऑब्जेक्ट के साथ, हमें इन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ साथ हम सी ऑल्सो देखते हैं कि मून कई सारे दिनों में हमें नज़र आता है। उन ब्राइट ऑब्जेक्ट के साथ हमें मून जो है वो ज़्यादातर दिखाई देता ही देता है। ठीक है। इट में अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स, कभी कभी वो अलग अलग टाइम पर हमें अलग अलग शेप्स में दिखाई देता है और अलग अलग पोजीशन पर दिखाई देता है। ठीक है। तो कभी हम उसे देखेंगे तो हमारे राइट में दिखेगा, कभी हम देखेंगे तो उसे लेफ्ट में दिखेगा, कभी हमारे वो, कभी उसका शेप पूरा होगा, कभी उसका शेप आधा होगा। इवन कभी कभार हमें वो दिन में भी नज़र आ जाता है। कभी कभार अगर हम गौर से देखेंगे तो हमें वो कभी कभार दिन में भी नज़र आता है, जब हमारा सूरज की जो रोशनी होती है जब हल्की होती है तब वो हमें कभी कभार दिन में भी नज़र आता है, अगर हम नोटिस करेंगे तो। हम देखेंगे कभी कभार, मैंने बताया कि हम देखेंगे कभी फुल मून हमें दिख जाता है, एक बार मंथ में हमें एक बार पूरा मून दिखता है अगर हम नोटिस करें तो वो फुल मून जो होता है वो हमें दिखता है पूर्णिमा की रात होती है वो, तब हमें एक पूरा चांद दिखाई देता है, एकदम पूरा राउंड शेप स्पीयर हमें जब वो पूरा चांद दिखाई देता है तो वो हमारी रात होती है पूर्णिमा की। और उसी के 14 दिन बाद, यानी कि फोर्थ नाइट को 14 दिन बाद या 15 दिन बाद हम उस चांद को बिल्कुल ही नहीं देख पाते, यानी वो पूरा गायब हो जाता है। तो जिस समय वो पूरा ही गायब हो जाता है तब वो हमारा होता है नया न्यू मून नाइट, यानी कि अमावस्या, बिल्कुल अंधेरा एकदम, बिल्कुल चाँद हमें नज़र नहीं आता, पूरा अंधेरा ही अंधेरा हमें नज़र आता है। तो यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट्स क्लियर नाइट, यानी जब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल अंधेरा, तो वो नाइट हमारी बहुत बेस्ट होती है। उस समय हमें आसमान जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से नज़र आता है। तो अब हम अगर वंडर करें, डू यू वंडर व्हाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। अगर हम ये सोचें, क्योंकि हमने तो अभी रात की बात करी भाई, सनसेट के बाद हमने जो हमें नज़र आता है आसमान में हमने उसकी बात करी, लेकिन अगर हम ये कहें कि दिन के टाइम पे हमें ये ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट हमें क्यों नज़र नहीं आता और ये मून हमें क्यों नज़र नहीं आता, तो इसका जवाब ये है कि इट इज़ बिकॉज द ब्राइट वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई। तो इसका जवाब ये होगा सवाल का कि दिन के टाइम में सूरज की जो रोशनी होती है वो इतनी ब्राइट होती है कि उसके आगे बाकी जो ये टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी हमें चमक नज़र नहीं आती। यानी कि अगर हम ये कहें, जो हमारे पास जो ये टाइनी ऑब्जेक्ट हैं इनकी रोशनी फीकी पड़ जाती है दिन में मून की, सॉरी, सन की रोशनी के सामने, तो हमें इसीलिए ये ऑब्जेक्ट्स हमें नज़र नहीं आते हैं दिन के टाइम पे। ठीक है। तो जो सन है, मून है और सारे जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये शाइन करते हैं इन द नाइट स्काई, आर कॉल्ड सेलेशियल बॉडीज़। जो ये सूरज है, जो ये चाँद है, और जो भी ऑब्जेक्ट्स जो हमें नाइट स्काई में नज़र आती हैं या हमें जो सूरज दिन में नज़र आता है, ये सारी की सारी जो होती हैं वो हमारी कहलाती हैं सेलेशियल बॉडीज़। सेलेशियल बॉडीज़ हमें नज़र आती हैं, ये कहलाती हैं। कुछ सेलेशियल बॉडीज़ जो होती हैं बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं, जैसे कि हमारा ये सन है, बहुत बड़ा है और ये सबसे गर्म है। ये गैसेस पर बनी हुई होती हैं, कुछ गैसेस होती हैं उनसे ये बनी हुई होती हैं सारी सेलेशियल बॉडीज़। इनकी अपनी खुद की हीट होती है, लाइट होती है, जो ये इमिट करते हैं लार्ज अमाउंट में। ठीक है। और ये सेलेशियल बॉडीज़ कही जाती हैं स्टार्स। तो यानी कि अगर हम ये कहें कि सन, मून और जो हमें ब्राइट डॉट्स जो रात में दिखते हैं वो सब हमारे शाइन
करते हैं, और वो सब हमारे जो होते हैं वो स्टार्स कहलाते हैं। तो सन भी हमारा अपने आप में एक स्टार है, क्योंकि वो गैस से बना हुआ है, इसकी अपनी खुद की हीट होती है और ये लार्ज अमाउंट में हीट एमिट करता है, इसलिए हम जो है इन सेलेशन बॉडीज़ को जो है वो स्टार कहते हैं। तो सन भी अपने आप में एक स्टार है। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। जो रात में जो ट्विंकलिंग स्टार्स होते हैं, जो चमकते हैं, टिमटिमाते हुए तारे जो हमें नज़र आते हैं रात में, वो बिल्कुल सन ही की तरह होते हैं। क्योंकि लेकिन हम इनको फ़ील नहीं कर सकते, इनकी हीट को हम फ़ील नहीं कर सकते, इनकी लाइट को हम इतना फ़ील नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत टाइनी होते हैं। और टाइनी होने की वजह ये है क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। जब कोई चीज़ हमारी नज़रों से बहुत दूर होती है तो हमें उसकी चमक भी नज़र नहीं आती। तो इन कंपैरिजन टू अगर हम ये देखें कि सन हमारा जो है वो हमारी अर्थ के पास में है, तो इसलिए हमें उसकी हीट और उसकी जो टिमटिमाहट है वो हमें नज़र आ जाती है। लेकिन सूरज से कहीं दूर पर हैं हमारे तारे, और वो भी छोटे छोटे से हैं, तो इसलिए जो है वो हमें बहुत ही टाइनी नज़र आते हैं, और उनकी हमें हीट और या फिर हमें उनकी लाइट जो है वो हम उन्हें फ़ील नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखी है, इसे आप पढ़िएगा और पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा, और उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि ये क्या कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आगे देखेंगे हम। इसमें कह रहे हैं यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सिमिलर व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अगर हम ये कह रहे हैं कि इसमें ये कह रहे हैं कि आगे अगर हमने नोटिस करा होगा कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्मॉलर है, बहुत छोटे नज़र आते हैं हमें जब हम इनको देखते हैं बहुत दूर से। जाहिर सी बात है, हम किसी भी चीज़ को अगर हम दूर से देखेंगे तो वो हमें छोटी ही नज़र आएगी, और जितना हम उसके करीब चले जाएंगे वो हमारे लिए उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। अब एग्जाम्पल इसका बहुत ईजी है। आप आसमान में अक्सर एयरप्लेन देखते होंगे, तो जब ऊंचाई पे होता है तो हमें कितना सा नज़र आता है, लेकिन जब वो हमारे सामने आंखों के खड़ा होता है रनवे के ऊपर, तब वो कितना हमें बड़ा नज़र आता है। तो वही चीज़ इस केस में हम समझ सकते हैं कि जितनी चीज़ हमसे दूर है वो हमें उतनी छोटी नज़र आती है। जब हम रात में आसमान देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं वेरियस पैटर्न्स भी फॉर्म होते हैं डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार से। यानी जो ब्राइट डॉट्स होते हैं जिनको हम स्टार कहते हैं, उनका हमें कुछ वेरियस पैटर्न्स भी हमें देखने को मिलते हैं। इन पैटर्न्स को जो है हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस। इन पैटर्न्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशंस, यानी कि ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। एग्जाम्पल दिया है कि उर्सा मेजर, या हम कहें बिग बियर, एक सच कॉन्स्टिलेशन है। ये नाम याद रखिएगा, उर्सा मेजर और या फिर बिग बियर, ये दोनों एक ही नाम है। ये हमारा एक कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल है। ऐसा ही मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल एक कॉन्स्टिलेशन है जिसका नाम है सप्तऋषि, यानी कि सप्त मतलब 7 यानी कि 7, और ऋषि मतलब सेजेस। सेजेस का मतलब जो सेंट होते हैं यानी संत, उनको कहा गया। यानी कि 7 संत की बात करिए, 7 सेजेस की बात करिए, तो ये हो गया हमारा सप्तऋषि नाम का एक मोस्ट ईजिली रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन है। सप्तऋषि है तो इसका मतलब 7 है, तो ये 7 स्टार्स इसमें हैं जो मिलके ये एक कॉन्स्टलेशन बनाते हैं। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का ये एक पार्ट हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल आप इसमें आपको ये फिगर दे रखी है, फिगर 1.1, और इसमें ये सप्तऋषि एंड नॉर्थ स्टार देखने को मिल रहा है आपको। तो ये जितना भी ये आपको जो स्टार्स दिख रहे हैं ग्रुप में, ये सारे के सारे जो हैं वो हमारे सप्तऋषि हैं, यानी कि कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स प्लैनेट एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई। ये आप अपने एल्डर्स जो भी हैं आपकी फैमिली में, आप उनसे पूछिएगा नेबरहुड में जो भी हैं कि आप वो स्टार्स और प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशंस दिखाएं आसमान में जो भी हैं। आगे कह रहे हैं कि इन द एंशिएंट टाइम्स में पीपल जो थे वो डिटरमाइन करते थे डायरेक्शंस को ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ द स्काई स्टार, यानी कि स्टार की हेल्प से रात के टाइम पे डायरेक्शन का पता लगाने का एक जरिया था। यानी कि स्टार हेल्प करते थे डायरेक्शन फाइंड आउट करने में, और नॉर्थ स्टार जो है वो इंडिकेट करता था नॉर्थ डायरेक्शन को। हम अक्सर क्या करते हैं जब हम मैप बनाते हैं तो हम डायरेक्शन इस तरीके से लेते हैं कि नॉर्थ ऊपर है हमारा, साउथ ऊपर है, ईस्ट राइट में, और वेस्ट नॉर्थ में। ये हमारा बेसिकली मैप होता था। लेकिन रात में इतनी आसानी से मैप नहीं पता चलता। तो जब रात में हमें मैप नहीं पता चलता तो रात में हमें जो हेल्प कौन करता है, वो हेल्प हमें करता है ये हमारा नॉर्थ स्टार। नॉर्थ स्टार हमारी रात में हेल्प करता है, और इसीलिए उसे कहा जाता है पोल स्टार। इसीलिए इसे कहा जाता है पोल स्टार, क्योंकि हमारा पोल है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है, हम जानते हैं। तो वही नॉर्थ पोल, तो ये हमारा पोल स्टार होता है। और इसमें इमेज में आप देख सकते हैं, अभी इसको हम आगे देखेंगे। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इसका। इसकी खास बात ये है इस नॉर्थ स्टार की कि ये हमेशा सेम पोजीशन पर रहता है, एक ही पोजीशन पर रहता है, इसका कोई मूवमेंट नहीं होता। तो इस पोल स्टार के थ्रू हम जो है वो पोजीशन का पता लगा सकते हैं। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। सप्तऋषि यानी कि जो ये 7 स्टार्स का ग्रुप था सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन, इसके जरिए से हम नॉर्थ स्टार का पता लगा सकते हैं। फिगर 1.1 हमें ये बताती है। इसमें हम नोटिस करेंगे कि एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाती है थ्रू द पॉइंटर स्टार एंड एक्सटेंडेड फर्दर इट विल पॉइंट टू द पोल स्टार। यानी कि ये कह रहे हैं कि एक इमेजिनरी लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है ज्वाइनिंग दी पॉइंटर स्टार। जो पॉइंटर स्टार है, पॉइंटर स्टार्स जो हैं, यानी ये दोनों पॉइंटर स्टार्स हैं, इनके थ्रू एक स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी जाती है, तो वो सीधी हमें जो है वो नॉर्थ स्टार का डायरेक्शन दिखाती है। यानी कि पोल स्टार का हमें डायरेक्शन वो दिखाती है एक इमेजिनरी लाइन पॉइंटर स्टार्स के थ्रू जब हम देखेंगे तो। फिर कह रहे हैं कि सम सेलेशियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट। कुछ सेलेशियल बॉडीज होती हैं जिनकी अपनी खुद की हीट नहीं होती। ये लाइट जो है वो लीड करते हैं ऑफ द स्टार्स। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार। यानी कि कुछ सेलेशियल बॉडीज ऐसी होती हैं जो अपनी हीट और लाइट को जो है वो
इमिट नहीं करते, यानी कि इनकी अपनी खुद की कोई हीट और लाइट नहीं होती। ये जो चमकते हैं, ये चमकते हैं स्टार्स की लाइट से। अब स्टार में हमने पढ़ा क्या क्या था, स्टार में हमारा सन हो गया, स्टार में हमारे मून हो गए, स्टार में हमारे जो है वो ये जो है हमारी सेलेशियल बॉडीज़ भी हैं, ठीक है। तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ जो सेलेशियल बॉडीज़ होती हैं वो उनकी खुद की अपनी कोई हीट और लाइट नहीं होती हैं, इनको चमकने में मदद करती हैं कुछ स्टार्स, और उस स्टार्स में उन बॉडीज़ को हम कहते हैं प्लैनेट्स, यानी कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे स्टार्स की वजह से चमकते हैं। तो वर्ड यहाँ पर प्लैनेट्स को डिफाइन कर रहे हैं कि द वर्ड प्लैनेट जो है ये आया है, कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटी है, प्लैनेटाई, प्लैनेटाई ग्रीक वर्ड है ये, और यहाँ से ये वर्ड निकल कर आया है प्लैनेट। इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। प्लैनेटाई का मतलब होता है वॉन्डरर्स। जो हमारी अर्थ है ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, हमारी अर्थ जो है जिस पर हम रह रहे हैं ये एक प्लैनेट है, और इसको हीट और लाइट जो मिलती है वो सन से मिलती है। यानी कि सन की रोशनी जब इस पर पड़ती है, किस पर पड़ती है, जब हमारे अर्थ पर जब रोशनी पड़ती है तो ये चमकती है। यानी कि सन की जब रोशनी पड़ती है, जब सन की लाइट और हीट जब पड़ती है तो हमें अर्थ नज़र आती है, ठीक है। और सन जो कि हमारा नियरेस्ट स्टार है, यानी सन जो है वो पृथ्वी के सबसे करीब है। अगर हम अर्थ को देखेंगे ग्रेट डिस्टेंस से सीधा, यानी कि मून, अगर हम कहें कि हम मून पे हैं और मून से हम अर्थ की तरफ देखेंगे तो वो हमें मून जो हमें जो है सॉरी जो हमें अर्थ है वो हमें मून की तरफ चमकती हुई आएगी जब हम मून को अर्थ पे से देखेंगे। यानी कि अगर कह रहे हैं कि अगर हम मून पे खड़े हैं और मून से खड़े होकर हम अर्थ को देखेंगे तो वो हमें चमकती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर सन की रोशनी पड़ रही होगी। और अगर हम अर्थ से खड़े होकर मून को देखते हैं तो हमें मून चमकता हुआ नजर आता है, क्योंकि उस पर रोशनी पड़ रही होती है सन की, ठीक है। तो सन जो है वो एक मेजर पार्ट है। सन जो है वो अपनी लाइट के थ्रू जो होता है हमें इन अर्थ को और जो सेलेशियल बॉडीज मून है इसको चमकने में मदद करता है, और ये हमें विजिबल नजर आता है। मून जो हम आसमान में देखते हैं वो एक सैटेलाइट है, एंड इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। यानी कि जो अर्थ का ये कंपेनियन है, कौन? मून। मून अपने आप में जो है वो एक सैटेलाइट है और ये अर्थ का कंपेनियन है, और ये अर्थ के चारों तरफ घूमता है। जैसे कि हमारी अर्थ जो है और जो दूसरे 7 अदर प्लैनेट्स हैं उनको हीट मिलती है, लाइट मिलती है फ्रॉम द सन से। सम ऑफ देम हैव देयर मोशंस टू, इनमें से कुछ के जो है वो अपने खुद के मोशंस भी हैं, यानी कि ये अपने ही एक्सिस पर घूमते भी हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, इतना हमने समझा। अब इतना समझने के बाद अब हम देखते हैं सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हम समझते हैं। सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल। द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मीटियोराइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। यानी कि जो हमारा सन है, 8 प्लैनेट हैं यानी कि सूरज है, 8 ग्रह हैं और कुछ सैटेलाइट्स हैं हमारी, और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं नोन एज, इनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं और मीटियोराइड्स कहते हैं। ये मिल के जो है वो सोलर सिस्टम बनाती हैं। हम इन्हें बेसिकली क्या कहते हैं? सोलर फैमिली कहते हैं, विद द सन एज इट्स हेड, क्योंकि सन इसके सेंटर में है। सन एक बिग प्लैनेट, बिग पार्ट है और सेलेस्टियल बॉडी है, तो इसलिए हम इसे सोलर फैमिली कहते हैं, क्योंकि ये सन इसमें सबसे बड़ा है, और जो सबसे बड़ा है वो हेड कंसिडर करा गया, इसलिए हम इसे सोलर फैमिली कहते हैं, क्योंकि सन इसमें इसका हेड है इस पूरे का। इसको जानने से पहले, आगे पढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे रखा है, इसको देख लेते हैं कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेबर्स। दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ द पावरफुल टेलीस्कोप्स। यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये दे रखा है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनके चारों तरफ रिंग्स होते हैं बने हुए, कुछ छल्ले बने हुए होते हैं। दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेबरेस, और ये एक पूरी बेल्ट होती है। सपोज बेल्ट का मतलब ये है कहने का कि पूरी एक तरीके से पट्टी बनी हुई होती है, जैसे ये बेल्ट मान के चलिए, या जैसे हम पैंट में जो बेल्ट लगाते हैं ना वो पूरी एक स्ट्रिप होती है, वैसे ही पूरी एक स्ट्रिप होती है जो इन प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। तो ये उसकी बात करी गई, क्योंकि दीज बेल्ट कहा गया कि दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेबरेस की ये बेल्ट होती हैं। ये रिंग्स जो होती हैं वो हमें अर्थ से दिखाई दे जाती हैं, जब हम इसे किसी पावरफुल टेलीस्कोप से देखते हैं तो हमें ये इसकी रिंग्स जो है वो नज़र आ जाती हैं, हमें इसकी रिंग्स नज़र आ जाती हैं। हमने अभी पीछे देखा था, अभी हमने सोलर सिस्टम को देखा था, अब सोलर सिस्टम की एक इमेज दी हुई है एनसीईआरटी की बुक्स में, इसे आप देखिएगा, इसे आप रोटेट कर लीजिएगा जब आप वीडियो को देखेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा फैसिलिटी नहीं कि मैं इसे रोटेट कर सकूँ, ठीक है। तो इसमें जो है ये है हमारा सन, ये सेंटर में है, ये हेड है हमारा, ये है हमारा सन जो आपको ये नज़र आ रहा है, और इसके आगे हमें सारे के सारे ये 8 प्लैनेट नज़र आ रहे हैं। इनको आप देखिएगा, अब आप इनको नोटिस करेंगे कि इनके आगे एक नंबर लिखे हुए हैं, जैसे ये वीनस के आगे लिखा है 108, मर्क्यूरी के आगे लिखा हुआ है 58, अर्थ के आगे लिखा है 150, मार्स के 228, जुपिटर 778, सैटर्न 1427, यूरेनस 2869 और नेपच्यून 4496। अब ये है क्या चीज़? ये बेसिकली जो हैं ये हैं इनके डिस्टेंसेस, ठीक है। ये हैं इनके डिस्टेंसेस जो सन से हैं, यानी अगर हम ये कहें कि सन से मरकरी की दूरी जो है वो 58 है, वीनस की दूरी 108 है, और इसका डिस्टेंस जो दे रखा है वो डिस्टेंस ये दे रखा है कि डिस्टेंस इन मिलियन
डिस्टेंस इन मिलियन किलोमीटर, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो यानी इसका मतलब ये कि ये 58 मिलियन है। 58 मिलियन का आप कन्वर्ट कर लेंगे 10 लाख में, तो 10 लाख से अगर आप उसे 1 मिलियन को लाख में कन्वर्ट करेंगे तो आपका उस हिसाब से ये 58 है, ये 108 है, अर्थ 150 है, 228 है। इस तरीके से ये इसके डिस्टेंसेस दे रखे हैं। आगे देखेंगे, आगे इसमें और डिटेल्स दे रखी हैं, उन पर भी थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि मरकरी के बारे में कहा गया है कि सॉरी, ठीक है, हाँ, मरकरी है, इसमें लिखा हुआ है 1 ऑर्बिट अराउंड सन 88 डेज, यानी कि ये जो मरकरी प्लैनेट है, ये 88 दिन में एक राउंड कंप्लीट करता है, यानी कि 88 दिन में ये घूम के अपनी एक पोजीशन पर आ जाता है। सपोज़ जैसे कि यहाँ पर ये सन है, तो ये सपोज़ यहाँ से मरकरी ने स्टार्ट करना शुरू करा, मरकरी यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पोजीशन से स्टार्ट होने के बाद, और ये पूरा घूम के इस पोजीशन पे फिर से आ गया अपना 88 दिन, 88 दिन बाद, 88 दिन बाद ये अपनी पोजीशन पे फिर से आ गया। वैसे ही और एक स्पिन ऑन एक्सिस पर, अपने एक्सिस पर जो स्पिन करता है वो 59 डेज़ में करता है, यानी कि अपनी एक एक्सिस पर, यानी कि एक पॉइंट पर अगर हम कहें, जैसे ग्लोब है हमारा, हम ग्लोब को देखेंगे तो ग्लोब एक एक्सिस पर होता है, और वो जैसे अपनी एक्सिस पर राउंड करता है, तो वैसे ही मरकरी भी अपनी एक्सिस पर राउंड करता है, और ये वो 58 दिन में पूरा राउंड कवर करता है अपना। यानी कि जैसे हम ये कहें, हमारी जो अर्थ है वो, हमारी अर्थ जो है वो 365 दिन में जो है वो पूरा चक्कर लगाती है, पूरा 365 दिन बाद जो है वो अपनी एक पोजीशन पे फिर से दोबारा आ जाएगी, और अपने एक्सेस पे अगर वो घूमती है तो वो 24 घंटे में पूरा घूम जाती है अपनी ही एक्सेस पर। ठीक है, तो यानी हमारे यहाँ 24 घंटे का, अगर हम मान के कह रहे हैं 24 घंटे के हमारे दिन और रात हो जाते हैं, तो वैसे ही मरकरी में 59 डेज़ का दिन और रात हो जाता है। ठीक है, 59 डेज़ में दिन और रात होती है। हमारे यहाँ 24 आवर्स में एक दिन होता है, तो मरकरी में 59 डेज़ में आपका पूरा एक दिन कंप्लीट माना जाएगा वो। ठीक है, ऐसे ही सारी डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं, इसे आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। हम आगे देखते हैं इसमें आगे। अब बात करते हैं एक एक सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करेंगे। तो पहली सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात है द सन, यानी कि सन इज़ इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, के ये सेंटर में है, और इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत बड़ा है और बहुत एक्सट्रीमली ह्यूज गैसेस से ये बना हुआ है, और एंड इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये पुलिंग फोर्स जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे कि पूरा सोलर सिस्टम जो है वो बाइंड करता है, यानी इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से इसके आसपास जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो सब जो है वो इसी की ग्रेविटेशनल पुल में जो है वो अपना काम करती हैं। सन जो है वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है फॉर द सोलर सिस्टम। बहुत बड़ा, एक्सट्रीमली लार्ज साइज़ होने के बाद, होने की वजह से ये पूरा जो है पूरे सोलर सिस्टम को जो है वो चमकाता हुआ रहता है, यानी उसको पूरी हीट और लाइट जो है वो प्रोवाइड करता है पूरे सोलर सिस्टम को। ये इतना ह्यूज है, ये अकेला इतना बड़ा है कि पूरे सोलर सिस्टम को जो है वो लाइट और हीट प्रोवाइड करता है, अल्टीमेट सोर्स है ये। लेकिन जो इसकी ट्रेमेंडस हीट जो है इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। यानी कि इसकी इतनी ट्रेमेंडस हीट होने के बावजूद भी हम जो है अर्थ पर कुछ हीट ही जो है वो हम जो है वो फेस कर पाते हैं, क्योंकि है तो हमारे करीब में, लेकिन ये इतना करीब नहीं है, तो अपनी एक फिक्स डिस्टेंस पर होने के बावजूद जो है वो हमें एक सर्टेन हीट देता है, जो हमारे लिए लिविंग कंडीशंस पैदा कर देती है अर्थ पर। तो यानी इसका मतलब ये है कि हमारी अर्थ एक ऐसी पोजीशन पर है सन से, जिससे कि सन की जो रेज है वो हमारे लिए इतनी गर्म भी नहीं लगती और इतनी ठंडी भी नहीं होती दूर होने के बावजूद भी। तो एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस है अर्थ का और सन के बीच में, कि हमें जो है वो एक लिवेबल अमाउंट ऑफ जो है वो हमें हमें कोल्ड भी मिलती है और हमें हीट भी मिलती है। अब इसका डिस्टेंस जो दे रखा है वो दे रखा है 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे है, जो हमने अभी मैप में देखा था। ये अर्थ दे रखा अर्थ है, और इसके नीचे लिखा 150, तो यानी कि ये 150 मिलियन किलोमीटर अवे है अर्थ से। ठीक है, प्लैनेट्स और देख लेते हैं, फिर इसका हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इस चैप्टर को। प्लैनेट्स के बारे में देख लेते हैं कि 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में इन ऑर्डर ऑफ द डेयर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फ्रॉम सन से। तो पहला प्लैनेट हमारा है मर्क्यूरी, दूसरा वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। एक प्लूटो और भी था, जो इसका नाम था, एक और प्लैनेट भी था जिसका नाम था प्लूटो। प्लूटो अब प्लैनेट कंसिडर क्यों नहीं करा गया, इसको हम नीचे देखेंगे, इसमें डिस्कशन दिया हुआ है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक यहाँ पे दे रखी है, 8 प्लैनेट्स को याद करने की एक ट्रिक दे रखी है, जैसे कि सारे प्लैनेट्स याद हो जाएं। तो इसमें लिखी माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक दे रखी है इन प्लैनेट्स के नेम को याद करने की। आगे हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स में कि जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ये सारे के सारे प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड घूमते हैं एक फिक्स पाथ में, यानी कि इनका एक फिक्स पाथ होता है। ये नहीं कि रैंडमली घूम रहे हैं, किसी का भी ऑर्बिट कट कर रहे हैं, नहीं, एक फिक्स्ड पाथ है इनका। सपोज अगर ये एक पाथ है इनका, इस तरीके से ही घूमेंगे वो। अगला प्लैनेट होगा तो वो इस तरीके से घूमेगा, उसके आगे का प्लैनेट होगा तो वो अपना एक प्लैनेट में घूमेगा। ठीक है, तो एक फिक्स्ड शेप है, एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, और उसी ऑर्बिट में ये अपना सन के चारों तरफ घूमते हैं, और उन्हीं को हम ऑर्बिट कहते हैं। मैंने वर्ड बीच में बोल दिया। तो ये जो एक सर्कुलर पाथ,
एक एलोंगेटेड बेसिकली कहा जाएगा, एक एलोंगेटेड पाथ जिस पर ये सन के चारों तरफ रोटेट करते हैं, वो कहलाता है ऑर्बिट। मरकरी सबसे करीब में है सन के, पहला प्लैनेट है हमारा मरकरी जो सन के सबसे करीब में है। कितना करीब में है? ये है हमारा 58 मिलियन किलोमीटर है हमारा, 58 मिलियन किलोमीटर अवे है हमारा, और सबसे करीबी है सन के। ये अपना पूरा जो कवर अप करता है, पूरा जो रोटेशन कवर करता है वो 88 डेज़ में करता है। हमने अब डिटेल में देखा था अभी नीचे, और इसे आप खुद पढ़िएगा, जो सोलर सिस्टम में मैप दे रखा है उसमें हर एक प्लैनेट की डिटेल दे रखी है कि उसका पूरा दिन कितने दिन में होता है और वो कितने दिन में अपना पूरा दिन कंप्लीट करता है, कितने डेज़ में। ठीक है, तो इट टेक्स अबाउट 88 डेज़ टू कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड अपने ऑर्बिट में वो कंप्लीट करता है कितने दिन में? 88 दिन में। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to that of Earth. अब यहाँ पे एक फैक्ट और समझ सकते हैं। एक फैक्ट ये कह रहे हैं कि वीनस जो है हमारा, जो हमारा सेकंड प्लैनेट है, जो अर्थ के सेकंड नियरेस्ट है, वो अर्थ का ट्विन है, यानी कि वो बिल्कुल अर्थ जैसा ही लगता है, क्योंकि उसका साइज़ और उसका जो शेप है वो कुछ अर्थ के ही सिमिलर है, इसलिए अर्थ का ट्विन है वो। अब यहाँ पे जो बात कही गई है वो ये कही गई है कि जो हमारा 9 प्लैनेट हुआ करते थे वो अब 9 ना होकर 8 हो गए, यानी कि उसने प्लूटो को जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया। अब क्यों हटा गया इसको हम समझ लेते हैं। टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट, यानी कि अगस्त 2006 तक प्लूटो भी हमारा जो है वो प्लैनेट कंसिडर करा जाता था, यानी कि हम मानते थे कि 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन 2006 के बाद से प्लूटो को प्लैनेट की कैटेगरी से हटा दिया गया। वो इसलिए क्योंकि एक मीटिंग हुई थी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में, एक मीटिंग हुई थी जिसमें ये डिसीजन लिया गया दैट प्लूटो लाइक अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, प्लूटो जो है वो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ की तरह है। ठीक है, और सीरीज 2003 UB313 डिस्कवर्ड इन रीसेंट पास्ट में भी कॉल्ड एज अ डॉर्फ प्लैनेट, इसे जो है वो डॉर्फ प्लैनेट में की कैटेगरी में डाल दिया गया था। बेसिकली इसमें इसके दो कंडीशंस रखे गए थे। पहली चीज़ तो एक कंडीशन ये रखा गया था कि इसका ऑर्बिट जो है वो एलोंगेटेड नहीं था। पहले इसका जो इसका जो ऑर्बिट हुआ, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है ना कि ऊपर हर एक प्लैनेट जो है वो अपने आप में अपनी एक एलोंगेटेड पाथ में जो है वो मूव करता है, तो इसका जो पाथ था वो पाथ एलोंगेटेड नहीं था। इवन ये जो था ये दूसरे प्लैनेट्स के ऑर्बिट को क्रॉस कर जाता था, यानी कि कोई प्लैनेट अगर रिवॉल्व कर रहा है, कोई प्लैनेट जो है सपोज जैसे कि कोई प्लैनेट ऐसे है हमारा, ठीक है, तो यानी कि हम मान के चलिए नेपच्यून है, नेपच्यून प्लैनेट है, तो ये नेपच्यून अगर यहाँ पे इसका ये एलोंगेटेड ऑर्बिट है, तो प्लूटो का जो ऑर्बिट था, प्लूटो का ऑर्बिट जो था वो इसके ऑर्बिट को क्रॉस कर देता था, इसके ऑर्बिट को इस तरीके से क्रॉस कर देता था। तो यहाँ पर ये नेपच्यून का जो है वो पाथ जो है वो क्रॉस कर देता था प्लूटो, इसलिए इसको इसकी प्लैनेट की कैटेगरी से यहाँ से हटा दिया गया। तो एक मैंने आपको बता दिया बेसिकली इसमें क्या था। इसमें इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन थी इसने प्लैनेट की डेफिनेशन दे रखी थी, और उसमें उन्होंने 3 क्राइटेरिया बताए थे। उन 3 क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया ये है कि इसका एक अपना खुद का एक प्रॉपर ऑर्बिट होना चाहिए, यानी कि सन के रिवॉल्व होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, ये जो है वो रिवॉल्व करे सन के अराउंड में। एक रीज़न ये था। इसके अलावा बाकी सारे कुछ जो हैं वो बेसिक साइंटिफिक रीजंस हैं, वो हम इसमें अभी उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतना हमें ये समझना है कि प्लूटो को जो है वो प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल कर डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डालने का रीज़न ये भी था कि इसका साइज़ काफ़ी हद तक बहुत छोटा था, बाकी प्लैनेट के कंपैरिजन में इसका साइज़ काफ़ी छोटा था, इसलिए इसको डॉर्फ प्लैनेट की कैटेगरी में डाल दिया। और इसके अलावा जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो 3 क्राइटेरिया दे रखे थे प्लैनेट को डिफाइन करने के, उसमें भी इसका एक रीज़न जो था वो वैलिड नहीं था, जिसकी वजह से जो है इसको डॉर्फ प्लैनेट में जो की कैटेगरी में डाल दिया। कुछ हम इसमें जो फैक्ट दे रखे हैं हम उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड अप कर देंगे। कह रहा है कि डू यू नो कि आप जानते हैं कि सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज सन गॉड, और सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन, द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ये कह रहे हैं कि सोल का मतलब होता है रोमन मैथोलॉजी में इसका मतलब होता है द सन गॉड, और सोलर का मीनिंग यहाँ पर निकलता है रिलेटेड टू द सन, जो सन से रिलेटेड हो। तो जो फैमिली है सन की, इसीलिए उसे कहा दिया गया है सोलर सिस्टम पूरा, यानी जो सन की जो पूरी फैमिली है उस पूरी फैमिली को उन्होंने सोलर सिस्टम वर्ड दे दिया। और सोलर सिस्टम जो वर्ड आया निकल के वो सोल से निकल कर आया है, जिसको कहा जाता है सन गॉड रोमन मैथोलॉजी में। ठीक है, वर्ड ओरिजिन की हम बात करें तो वर्ड ओरिजिन में लिखा हुआ है मैनी वर्ड्स यूज इन लैंग्वेज मे हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज। कई सारे वर्ड जो हम लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो दूसरी लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुए लिए हुए होते हैं। जैसे कि ज्योग्राफी जो वर्ड है फॉर एग्जांपल इज एन इंग्लिश वर्ड है, लेकिन इसको जो है वो ग्रीक ओरिजिन से लिया गया, ग्रीक वर्ड से इसको निकाला गया है, जिसके डिस्क्रिप्शन को हम अभी देखते हैं, जो कि रिलेट करता है डिस्क्रिप्शन अर्थ को डिस्क्राइब करने के को डिस्क्राइब करता है। हम देखते हैं ज्योग्राफी का मतलब ग्रीक ओरिजिन से लिया गया है। इट इज़ मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, ये 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पहला वर्ड है हमारा जीई मीनिंग अर्थ, जिसका मीनिंग होता है अर्थ, यानी कि जीई का मतलब ग्रीक में हो गया अर्थ, एंड ग्राफिया का मतलब हो गया राइटिंग। तो इसका जो है फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ के बारे में निकालेंगे। अब जियो जो है वो हमारा जीई से जुड़ा हुआ आ रहा है, और इसके साथ हमने वर्ड जोड़ दिया जियो, यानी कि जियोलॉजी, जियोमेट्री और जियो वाइड।
तो जब हम जियो को लॉजी के साथ जोड़ते हैं तो बन जाता है ये लॉजिया, और जिसका मतलब होता है स्टडी, और स्टडी ऑफ द अर्थ हम इसलिए करेंगे क्योंकि जीई का मतलब यहाँ पर अर्थ से है, तो नहीं स्टडी के अर्थ को हम बोलेंगे जियोलॉजी। अगर जियो के साथ आप मेट्री लगा देते हो तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा मेट्रिया, और जिसका मतलब है मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। तो जब हम जियो को मेट्री के साथ जोड़ देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। और जियो को जब हम वाइड से जोड़ देंगे तो ये है वाइड्स, इसका मतलब है रिजेंबलिंग द शेप और द फॉर्म ऑफ द अर्थ। तो यानी इसका मतलब यानी कि ये है कि अर्थ की शेप को और उसकी फॉर्म को रिजेंबल करना, यानी जियोइड का मतलब जो है वो अर्थ की शेप एंड फॉर्म को लेके है। बेसिकली अर्थ जो है वो हमारी टोटल स्पीयर शेप में नहीं है, अर्थ हमारी हल्की सी जियोइड है, जियोइड है। ये हम आगे पढ़ेंगे जियोइड होता क्या है, बस इसको आप इतना समझ लीजिए कि हमारी जो अर्थ है ना वो राउंड शेप तो है, वो हमारा राउंड शेप है, लेकिन ऊपर से और नीचे से बेसिकली कहें तो नॉर्थ से और सदर्न से ये हल्की सी फ्लैट है। इसका एक एग्जांपल मैं इस तरीके से दूंगा, जो आप ऑरेंजेस खाते हैं ना, बिल्कुल जो ऑरेंजेस होते हैं वो ऊपर से है और नीचे से यानी कि टॉप से और बॉटम से हल्के से फ्लैट ना होते हैं, वह ठीक वैसा ही शेप जो है वो हमारी अर्थ का है, और वही शेप हमारा कहलाता है जुआइड। ठीक है। डू यू नो में हम देख लेते हैं कि ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गेजिंग एट नाइट इन द स्काई, यानी ह्यूमन हमेशा फैसिनेटेड होता है, वो रात में आसमान को देखने का ज़्यादा उत्सुक होता है। जो स्टडी करते हैं सेलेशियल बॉडीज़ को, उनके मूवमेंट को, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। और आर्यभट्ट जो थे वो हमारे फेमस एस्ट्रोनॉमर्स थे एंशिएंट इंडिया में। उनका ये कहना था कि जो मून है, जो प्लैनेट है, ये शाइन करते हैं क्योंकि इन पर सनलाइट जो पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए शाइन करते हैं ये। आज के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी हैं एक्सप्लोर करने में, यानी अभी एक्सप्लोरेशन चल रहा है यूनिवर्स में बहुत से। हम अब भी देखते हैं कोई ना कोई मिशन ज़रूर लॉन्च होता है, चाहे वो नासा कर रहा हो, चाहे वो इसरो कर रहा हो, चाहे वो रशिया की कोई भी एजेंसी हो या चाइना की कोई एजेंसी हो, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है यूनिवर्स में स्टडी करने के लिए। ठीक है। तो हमने अब तक इसमें ये देख लिया, हमने इसमें अब तक क्या क्या देखा, थोड़ा सा हमने इसका ब्रीफ देखा कि हमारा फुल मून क्या होता है, सेलेशियल बॉडीज़ क्या होती हैं, स्टार्स क्या होता है, हमने ये चीज़ देखी। इसके साथ साथ हमने कॉन्स्टलेशन देखा क्या होता है, पोल स्टार पढ़ा हमने क्या होता है, प्लैनेट्स के हमने डेफिनेशन को यहाँ पर देखा, सोलर सिस्टम का हमने पूरा मैप देखा, उसका डिस्टेंस देखा कि कितनी दूरी से हैं सन से। इसके अलावा हमने ब्रीफ में थोड़ा सा सन को पढ़ा कि सन क्या है हमारा, प्लैनेट्स क्या है, और कुछ हमने जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो देखे थे। तो हम इस वीडियो को भी यहीं पर रोकते हैं, इसको पार्ट 1 वीडियो रहेगा ये। इसके बाद मैं आगे का जो चैप्टर होगा वो पार्ट 2 में कवर अप करूँगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगा और फिर वो समझने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट